आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज पूरे 50 दिनों के बाद अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आ गए हैं और अब अपने घर पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा है कि वो तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में अब पूरा देश उनके साथ खड़ा है। सबको मिलके देश को तानाशाही से बचाना है। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं तानाशाही के खिलाफ, लेकिन 140 करोड़ लोगों को तानाशाही से लड़ना पड़ेगा। आज आपके बीच में आगे बहुत अच्छा लग रहा है। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से कुल मिलाकर 23 दिनों के लिए अंतरिम जमानत मिली है, जो 1 जून तक प्रभावी रहेगी। जब लोकसभा चुनावों के 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग होगी तो 1 जून तक चुनाव समाप्त हो जाएगा और चुनाव समाप्त होने के अगले ही दिन यानी 2 जून को अरविंद केजरीवाल को फिर से जेल जाना होगा। यानी ये जो बेल मिली है उन्हें, ये स्थायी बेल नहीं है, उन्हें वापस जेल जाना होगा। ये अंतरिम बेल है, इसके बाद उन्हें जेल में ही जाना है और ये 23 दिन की बेल है। लेकिन अभी आम आदमी पार्टी इस बेल को अरविंद केजरीवाल की बेगुनाही के सर्टिफिकेट के तौर पर देश के सामने पेश कर रही है, जबकि हकीकत यह है कि यह बेल अरविंद केजरीवाल को सिर्फ चुनाव प्रचार करने के लिए मिली है। अरविंद केजरीवाल को इस समय जाहिर है आम आदमी पार्टी में इस समय माहौल जो है वो बड़ा जबरदस्त है, जोश बहुत हाई है और आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि टाइगर इज बैक, शेर वापस आ गया है। और देखिए ये अभी की ताजा तस्वीरें हैं जब अरविंद केजरीवाल अपने घर पहुंचे हैं और अरविंद केजरीवाल ने अब से कुछ देर पहले अपने घर पहुंचने के बाद फिर से मीडिया से बात की और कहा कि वो एक पल भी इंतजार नहीं करेंगे और कल से ही चुनाव प्रचार में जुट जाएंगे। हमारा देश 4000 साल से ज्यादा पुराना है। हमारा देश महान देश है, लेकिन जब जब इस देश पे किसी ने भी तानाशाही करने की कोशिश की, लोगों ने उसे कभी बर्दाश्त नहीं किया। आज देश तानाशाही के दौर से गुजर रहा है। मैं तन मन धन से उसके खिलाफ संघर्ष कर रहा हूं, पर 140 करोड़ लोगों को मिलकर इस तानाशाही को हराना होगा। मैं लोगों से अपील करता हूं कि हमें सबको मिलकर देश को बचाना है। कल सुबह 11 बजे हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के लिए हम सब लोग हनुमान मंदिर जाएंगे कनॉट प्लेस में। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि सब लोग आएं, सब लोग हनुमान जी का आशीर्वाद लेंगे। करेंगे सर कैंपेन। और 1 बजे पार्टी ऑफिस जाएंगे, पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और कल शायद साउथ दिल्ली में रोड शो है, उस रोड शो में पार्टिसिपेट करूंगा भगवंत मान साहब के साथ। और अब देखिए आपको ताजा तस्वीरें दिखाते हैं जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने घर पहुंचे और संजय सिंह ने कैसे उन्हें उठा लिया।
अरविंद केजरीवाल अपने घर पहुंचे। वहां पर उनके माता पिता उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपनी मां के चरण छुए, उनका आशीर्वाद लिया, मां ने आरती की और फिर उसके बाद घर में उनका दोबारा से स्वागत किया। बहुत सारे लोगों को यह लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने के बाद लंबा चौड़ा भाषण देंगे, जेल से बाहर निकलते ही चुनाव प्रचार एक तरीके से शुरू कर देंगे, जैसा कि संजय सिंह ने किया था। आपको याद होगा, संजय सिंह जैसे ही तिहाड़ जेल से बाहर निकले थे, उन्होंने लंबा चौड़ा भाषण वहीं से देना शुरू कर दिया था और लोगों को यह लग रहा था कि केजरीवाल भी वही करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला बोल देंगे जेल से निकलते ही। लेकिन आज उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और आज उनके दोनों ही बयान जो आए हैं, एक तो जेल से बाहर निकलते ही, दूसरा घर पहुंचकर, ये दोनों ही बयान बड़े छोटे हैं और इन दोनों ही बयानों में उन्होंने सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी का कोई जिक्र नहीं किया और यह बात काफी लोगों को कुछ अजीब भी लग रही है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नए पोस्टर्स लगने शुरू हो गए हैं, जिनमें लिखा है कि दिल्ली का शेर वापस आ गया और टाइगर इज बैक। देखिए, इस तरह के पोस्टर्स अब दिल्ली में लग रहे हैं और टाइगर इज बैक ये कहकर केजरीवाल का स्वागत किया जा रहा है और कल केजरीवाल अपना रोड शो भी करेंगे। आज आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ये बात पता नहीं होगी कि अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से असल में अंतरिम जमानत मांगी ही नहीं थी, यानी ये जो बेल है ये बिन मांगे मिली है अरविंद केजरीवाल को। तो अरविंद केजरीवाल असल में बहुत किस्मत वाले नेता हैं। किस्मत उनका हर जगह साथ देती है। संघर्ष तो उन्हें बहुत करना पड़ा, लेकिन आखिर में किस्मत हर बार उनका कुछ ना कुछ साथ दे देती है। और आज भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आज भी अरविंद केजरीवाल किस्मत के बड़े धनी रहे कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से बेल मांगी नहीं थी, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने बिना मांगे उन्हें बेल दे दी। कैसे? देखिए, अरविंद केजरीवाल चाहते ये थे कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के उस फैसले पर सुनवाई करे जिसमें हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध बताने वाली याचिका खारिज कर दी थी। यानी केजरीवाल असल में हाई कोर्ट की याचिका को, हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे। वो ये कहने के लिए गए थे कि हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है ये गलत है और मेरी जो गिरफ्तारी है वो अवैध है। इस फैसले को चुनौती दे रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने जब इस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार किया, तब भी अरविंद केजरीवाल को इस मामले में अंतरिम जमानत देने का कोई सवाल नहीं उठा था, उन्होंने मांगी भी नहीं थी। अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दे रहे थे और ईडी उनकी गिरफ्तारी को सही बता रहा था। सारी बहस इस बात पर थी और केजरीवाल लगातार यह कह रहे थे कि मेरी गिरफ्तारी ही अवैध है। लेकिन 29 अप्रैल को इस मामले में एक नया मोड़ आया और सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल से यह पूछा कि वो जब गिरफ्तारी को चुनौती देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आए हैं तो उन्होंने अंतरिम जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट में अर्जी क्यों नहीं लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि अगर आपको चाहिए तो आप ट्रायल कोर्ट में जाकर जमानत ले लेते, बेल ले लेते, आपने बेल एप्लीकेशन क्यों नहीं लगाई। इस पर अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से कहा कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है, इसलिए वो बेल लेने के लिए ट्रायल कोर्ट के पास नहीं गए। यानी उन्हें बेल नहीं चाहिए, जमानत नहीं चाहिए, उन्हें रिहाई चाहिए, परमानेंट रिहाई चाहिए। 30 अप्रैल को इस मामले में फिर से सुनवाई हुई और अदालत में गिरफ्तारी की टाइमिंग पर काफी लंबी बहस हुई और कोर्ट की तरफ से यह सवाल पूछा गया कि चुनाव से पहले ही अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों किया गया। और यही वो टिप्पणी थी जिसके आधार पर अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बिना मांगे बेल मिल गई। तो 2 दिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट में जब ये बहस चल रही थी और वो बहस सुप्रीम कोर्ट ने आगे 2 दिन बाद के लिए टाल दी थी, यानी आज के लिए नई डेट दी थी, उसी दिन ऐसा लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल को बेल मिल जाएगी, क्योंकि उस दिन सुप्रीम कोर्ट का जो रुख था वो ये साफ बता रहा था कि वो चाहती है कि केजरीवाल को एक इंटरिम बेल मिल जाए और वही आज हुआ। 3 मई को कोर्ट ने यह कहा कि गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाला जो मामला है उसकी सुनवाई में तो समय लग सकता है, लेकिन अदालत लोकसभा चुनावों को देखते हुए अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर विचार कर सकती है। फिर 7 मई को इस मामले में बेल की शर्तें और ग्राउंड्स पर बहस हुई और आज अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बिना मांगे ही इस मामले में 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 जून को जब लोकसभा चुनावों के 7वें और अंतिम चरण के लिए वोटिंग होगी, उस दिन तक अरविंद केजरीवाल बेल पर बाहर रह सकते हैं, लेकिन इसके बाद 2 जून को उन्हें तुरंत प्रभाव से सरेंडर करना होगा और वापस तिहाड़ जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 4 शर्तों पर अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है।
पहली शर्त यह कि वो मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे। तो देखिए कितनी अजीब सी बात है कि जब वो जेल में थे तो जेल में रहकर वो सरकार चला रहे थे, लेकिन जेल से बाहर आकर वो सरकार नहीं चला पाएंगे। दूसरा, सरकार के किसी भी कामकाज में दखल नहीं देंगे और न ही किसी सरकारी फाइल पर हस्ताक्षर करेंगे। तीसरा, शराब घोटाले में अपनी भूमिका पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। चौथा, शराब घोटाले से जुड़े किसी भी गवाह से मिलने की कोशिश नहीं करेंगे और न ही इस घोटाले से संबंधित किसी फाइल को देखेंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट यह चाहता है कि मुख्यमंत्री होने के नाते उनके पास जो संवैधानिक शक्तियां हैं वो उनका दुरुपयोग ना करें। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने सुनाया है, जिनमें पहले जज हैं जस्टिस संजीव खन्ना और दूसरे हैं जस्टिस दीपांकर दत्ता। तो ये वो बेंच है जिसने इस क्रांतिकारी फैसले में अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल दी है। आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोपी अमृतपाल सिंह ने पंजाब की खडूर साहिब सीट से नामांकन भरने के लिए कोर्ट से 7 दिन की पेरोल मांगी थी, लेकिन पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस आग्रह को खारिज कर दिया और डिब्रूगढ़ जेल के सुपरिटेंडेंट से यह कहा कि वो जेल से ही अमृतपाल सिंह का नामांकन भरने में मदद करें। और इसके बाद अब से कुछ देर पहले खालिस्तानी अमृतपाल सिंह ने भी पंजाब की खडूर साहिब सीट से अपना पर्चा भर दिया है, नामांकन भर दिया है। और आप सोचिए, इस बार चुनाव में पंजाब से अमृतपाल सिंह भी एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब जरा सोचिए, अमृतपाल सिंह अगर सुप्रीम कोर्ट आता है और कहता है कि मैं तो खुद ही चुनाव लड़ रहा हूं, तो मुझे भी इंटरिम बेल मिलनी चाहिए ताकि मैं अपना चुनाव प्रचार कर सकूं, तब अदालत उसे क्या कहेगी? कुछ लोग सोशल मीडिया पर यह भी लिख रहे हैं कि जब केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने के लिए 23 दिन की बेल मिल सकती है तो फिर अमृतपाल सिंह को क्यों नहीं मिल सकती? तो यह एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब आने वाले दिनों में भी लोग मांगते रहेंगे। तो आज अरविंद केजरीवाल अब बाहर आ गए हैं। कल से आपको जो चुनाव प्रचार चल रहा है खासतौर पर दिल्ली और पंजाब में, उसमें आपको एक नई गति शायद देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के चुनाव प्रचार के स्टाइल में क्या अंतर है और जनता के बॉक्स ऑफिस पर इन दोनों में कौन सा स्टाइल सुपरहिट होगा? और यह आज हम इसलिए आपको विश्लेषण दिखा रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी तेलंगाना की जो सरकारी बसें हैं, तेलंगाना स्टेट रोडवेज की बस में उन्होंने सफर किया है और वहां लोगों के बीच उन्होंने बात की है और एक आम आदमी की तरह उन्होंने सफर किया। आप देखिए कैसे। अच्छा लगा चार पीछे आओ ना सर। For all unemployed graduates like her, 1 year apprenticeship, 1 year training. Nice to see you. Give him my regards. Best wishes. How do you say best wishes in Telugu? Bagunara. Miru bagunara. तो कल्पना कीजिए कि आप स्टेट रोडवेज की बस में जा रहे हैं और अचानक आपको राहुल गांधी उसी बस में मिल जाएं। तो राहुल गांधी का यह भी चुनाव प्रचार का एक तरीका है और राहुल गांधी का जो तरीका है, स्टाइल है, वो थोड़ा कैजुअल है और नॉन पॉलिटिकल यानी गैर राजनीतिक है। वो कभी डिलीवरी बॉय से मिलते हैं, कभी श्रमिकों से मिलते हैं, कभी ट्रक ड्राइवर के साथ उनके ट्रक में यात्रा करते हैं, कभी किसानों से मिलने के लिए खेतों में चले जाते हैं, कभी पहलवानों से मिलने चले जाते हैं, रेलवे स्टेशन पर जाकर कुलियों से मिलते हैं, कभी बस में इस तरह से यात्रा करते हैं। और राहुल गांधी के इन प्रयासों से पता चलता है कि वो अपनी छवि एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं जिसे गरीबों से प्यार है और जो सिर्फ एक बड़े राजनीतिक खानदान का राजकुमार नहीं है। वो अपनी इस राजकुमार वाली छवि को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए। प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव प्रचार के 2 तरीके हैं। पहला, वो रैलियां करते हैं, बड़ी बड़ी विशाल रैलियां करते हैं, भाषण देते हैं। दूसरा, वो ज्यादा से ज्यादा रोड शोज करके जनता के बीच जाने की कोशिश करते हैं। में आधी बीमारियों की जड़ तो आपका खान पान है। आज हम आपको यह बता रहे हैं कि अगर आपको खतरनाक बीमारियों से बचना है और लंबा जीवन जीना है
तो आपको जंक फूड से बचना होगा, क्योंकि जंक फूड आपके जीवन को जल्दी समाप्त कर सकता है। यानी जंक फूड से आपकी मौत सुपरफास्ट तरीके से आ सकती है। जंक फूड से आपकी मौत भी वैसे ही आएगी जैसे इंस्टेंट नूडल्स पक जाती हैं। जंक फूड को वैज्ञानिक अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कहते हैं। ऐसा खाना जो कई बार प्रोसेस होने के बाद बनता है। आसान भाषा में ऐसा खाना जो फैक्ट्रीज में बनता है, जिसमें रंग और ऐसी कई दूसरी आर्टिफिशियल चीजें मिलाई जाती हैं जिससे वो आकर्षक लगे और स्वादिष्ट भी बने, जैसे बर्गर्स, चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, पिज्जा, पास्ता, सॉसेज, कुकीज, डोनट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, नमकीन, नूडल्स, ये सब प्रोसेस्ड फूड है। इसके अलावा बहुत सारे लोग अपने घरों में रेफ्रिजरेटर में फ्रोजन फूड आइटम्स भी रखते हैं और ये भी प्रोसेस्ड फूड ही होता है। जंक फूड के साथ एक खास बात यह है कि इनमें से ज्यादातर इतने स्वादिष्ट लगते हैं कि आप इन्हें देखकर खुद को कभी रोक नहीं पाते। आप बार बार खाते हैं और फिर जरूरत से ज्यादा खाने लगते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि आपको इस खाने की आदत कब लग गई, और जब आपको पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि यह खाना आपके स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचाता है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में बहुत ज्यादा एडिड शुगर होती है, सैचुरेटेड फैट होता है और नमक होता है, और पौष्टिक चीजें बहुत कम होती है, जिससे लोगों को मोटापा होता है और ये बीमारियों की सबसे बड़ी वजह है। सबसे खास बात यह है कि जंक फूड बड़ा सस्ता होता है, इसलिए दुनिया भर में लोग जंक फूड खाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये स्वादिष्ट ज्यादा है और पैसा इसमें कम लगता है। जंक फूड से स्वास्थ्य पर बुरा असर होता है, ये बात पहले भी कई स्टडीज में पता चली, लेकिन अब एक नई स्टडी आई है जो कहती है कि अगर आप जरूरत से ज्यादा जंक फूड खाते हैं तो आप जल्दी मर सकते हैं। इंस्टेंट नूडल्स की तरह आपकी मौत आएगी। अमेरिका में 34 वर्षों तक 1 लाख से ज्यादा लोगों पर हुई स्टडी में यह पता चला कि जो लोग दिन में 6 बार से ज्यादा जंक फूड खाते हैं उन्हें कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जिससे उनकी मौत जल्दी हो सकती है। जंक फूड से 32 तरह की बीमारियां हो सकती हैं। यह बात कुछ ही महीने पहले लगभग 1 करोड़ लोगों पर हुई एक बड़ी स्टडी में पता चली। इनमें हर वो बीमारी थी जो आज आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। मानसिक बीमारियां, सांस की बीमारी, दिल की बीमारी, पेट की बीमारी, नींद की बीमारी, कैंसर। जंक फूड से हर तरह की बीमारी का खतरा बढ़ता है, और अब तो यह भी पता चला कि इससे जीवन जल्दी समाप्त हो सकता है। जंक फूड से मोटापा होने का खतरा 66%, दिल की बीमारी का 50%, डायबिटीज का 12%, मानसिक बीमारियों का 53%, डिप्रेशन का खतरा 22% बढ़ जाता है, और इससे अस्थमा और कैंसर भी हो सकता है, और बीमारियों से मरने का खतरा 21% तक बढ़ जाता है।